जय हिंद दोस्तों। ये एनटीपीसी रेलवे का दूसरा मॉडल पेपर है और जो आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए देखिए, इसमें 25 क्वेश्चन दिए गए हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधों के रोपण से रोपा जा सकता है, तो कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी। हमको कुल पौधों की आवश्यकता बताना है। ये वर्गाकार एक हमारा मैदान है जिस पर प्रत्येक जगह जो है कुल मिलाकर के टोटल इस पर 100 और इस पर 100 और इस पर 100 और इस पर 100 पौधे हमको रोपने हैं। हमको बताना है कि टोटल पौधों की संख्या क्या होगी। टोटल पौधों की संख्या क्या होगी। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो किनारे में है ये यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर चारों किनारों में हम इधर से गिनेंगे तो 100 आएंगे, लेकिन जब यहाँ से काउंट करेंगे तो एक एक छूट जाएगा और एक एक छूट जाएगा, तो इधर हमारे 98 होंगे। लेकिन हम जब पूरा गिनेंगे तो कॉर्नर पर, क्योंकि ये पौधे 2 बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए हमको एक एक बार ही काउंट करना है, तो ये 98 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये 98 हो जाएगा, बाकी ये 100 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। 98 का मतलब हम इसको एक ही बार काउंट कर रहे हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो संख्या है वो टोटल हमारी कितनी हो जा रही है, 98 हो जा रही है। इस एक पौधे को इधर और एक पौधे को छोड़ करके बाकी 100 इधर हो गया और 100 इधर हो गया। इन्हीं को जोड़ ले, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल पौधे हमारे कितने हो जाएंगे, ये 100 और 100। 100 में हम 100 जोड़ दिए और 98 में हम क्या किए, 98 जोड़ दिए। 98 जोड़ दिए, कितना आ गया टोटल। टोटल हमारा आ गया 200 प्लस 196, ये टोटल हमारा 396। टोटल पौधों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 396। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में सबसे कम कौन सा है। हमको सबसे कम बताना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/10.5, इसको हम ले सकते हैं 10/5। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। गुणा है तो 5 से गुणा करेंगे 25 आ जाएगा, एक अंक और एक अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.25। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 होता है और एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा दिए और इसका मान हमारा कितना है 0.5 है। तो हमको सबसे छोटा बताना है, तो सबसे छोटा हमको यहाँ पर कौन दिख रहा है, 0.25। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दर्जन केले का मूल्य 5 रुपए है और एक दर्जन संतरों का मूल्य 75 रुपए है, तो 1.25 दर्जन तथा 3/4 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। 1.25 दर्जन केले यहाँ पर होना चाहिए था, केले तथा 3/4 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। तो निकाल सकते हैं इसको। यहाँ पर 1.25 दर्जन का मतलब हो गया 5/4 दर्जन और एक दर्जन केले का दाम 5 रुपए है, तो 1.25 दर्जन केले का दाम कितना हो जाएगा, 5/4 गुणे 5 हो गया। और इसी में हम क्या करेंगे, 3/4 दर्जन संतरे का मूल्य ज्ञात करना है और एक दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपए है, 75 से गुणा कर देंगे। इसमें यहाँ कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, 25/4 प्लस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। 225/4 ये टोटल हमारा हो जाएगा 250, 250/4 और सॉल्व कर लेंगे तो 4 6 24, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 65.50 रुपए, यानी कि इसका ए विकल्प सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई का अंक का अंतर 1 है, तो 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं दहाई का अंक x है, दहाई का अंक कितना है, x है, और इकाई का अंक हमारा, इकाई का अंक y है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, अंकों का योगफल 9 है, यानी x में अगर हम y को जोड़ दें तो क्या मिल जा रहा है, 9 मिल जा रहा है, और x माइनस y का जो अंतर है
वो कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ से हम x का मान निकाल लें, दोनों को ऐड कर लें, x से x कैंसिल हो गया, 2x बराबर 10 हो गया, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान 5 आ जाएगा, y का मान ज्ञात कर लेंगे, 5 धन y बराबर 9, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 बराबर कितना आ गया, 4। y का मान 4 आ गया, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हम जो लिखते हैं वह 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई यानी कि 10 में हम कितने से गुणा करेंगे, 5, और इसमें प्लस 4 लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा। संख्या हमारी 54 हो जाएगी, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा आरोही क्रम है, आरोही क्रम है, हमको आरोही क्रम में संख्या को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम इसमें से कोई एक ऑप्शन उठा करके लिख लें। क्या है यहाँ पर, 2/3 है और 3/4 है, 4/5 है और 1/2 है। यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम हर हमारा बड़ा है, हर हमारा बड़ा है और हर और अंश का अंतर निकालें, तो 3 में से 2 घटा देंगे 1, ऐसे 4 में से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा, और 5 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 में से 1 घटा देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, यदि हर बड़ा हो और हमारा अंश और हर का अंतर बराबर हो, तो जिस भिन्न का अंश हर बड़ा, जिस भिन्न का अंश हर बड़ा, वह भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, वह भिन्न हमारी बड़ी होगी। ठीक है, बाकी जिस भिन्न का आंसर छोटा होगा तो वह भिन्न हमारी छोटी होगी, छोटी होगी। तो हमको लिखना क्या है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, तो 1/2 देख रहे हैं यहाँ पर, 1/2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका अंश हर छोटा है। 1/2 के बाद 2/3 और 2/3 के बाद 3/4 और 3/4 के बाद 4/5, ये हमारा इसका आरोही क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1739 में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि यह 11 से पूर्ण विभाजित हो जाए। 1739 हमारा नंबर दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि यह जो है किससे विभाजित हो जाए, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 11 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या होता है, अंश क्या करेंगे हम, इकाई, 11 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब होता है कि विषम स्थान पर अंकों का योगफल और सम स्थान पर अंकों के योगफल का अंतर अगर 0 आए या 11 का गुणा जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो देखें यहाँ पर हम क्या करें, एक में हम 3 जोड़े और 7 में हम 9 जोड़े, 7 में 9 जोड़े, 1 में 3 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, 7 में 9 जोड़ देंगे 16 आ जाएगा, और 16 में से अगर हम 4 घटा देते हैं तो यहाँ पर 12 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है। तो अगर ये 11 होता तो जो है 11 से पूर्णतः ये संख्या विभाजित हो जाती। तो यहाँ पर अगर 4 की जगह पर हमको 5 मिल जाए, 4 की जगह पर अगर हमको 5 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करें, 17 3 9 में अगर हम 10 जोड़ दें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 9, 1 में हम 4 जोड़ देंगे तो 5 मिल जाएगा, 7 में हम 9 जोड़ देंगे 16 मिल जाएगा, और इनका अंतर निकाल देंगे 11 आ जाएगा, और 11 जो है वह 11 से पूर्णतः विभाजित है। इस तरह से इस संख्या में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम 10 जोड़ देंगे तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसका सही विकल्प है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं हमारे इकाई के अंक जो है कुछ अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन हम पहले इकाई के अंक से ही संख्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 5 है तो 5 लिख लिए, साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ पर 3 है तो -3, साइन इसके पहले माइनस लगा है, +8 हो गया, -7 हो गया और +9 हो गया। तो हम क्या करेंगे, धन वाली संख्या एक साथ और इन वाली संख्या एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 9 में 8 जोड़ेंगे, 9 8 17, 17 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 22, माइनस और 7 3 10। देख रहे हैं यहाँ पर कितना आ रहा है इसका अंतर, 12 आ जा रहा है, अंतर इसका 12 आ जा रहा है।
लेकिन हमको इकाई से मतलब है, इकाई का अंक यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर एक ही विकल्प में इकाई का अंक 2 है, तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको इसको जोड़ना है और जोड़ करके आंसर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को जोड़ने के लिए 1 2 3.123 है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 12.12 है, क्रमशः लेकर के 0 बढ़ा देंगे, इस तरह से 1.1 लिख करके इसके आगे 2 शून्य बढ़ा करके और इसको हम जोड़ लेंगे, 3 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3 हो गया, और इसको जोड़ेंगे 3 3 2 5 1 6 हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, 136.343, इसका हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। 280 और 144 का सबसे बड़ा गुणनखंड, यानी कि कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जिससे दोनों संख्याएं हमारी पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। तो पहले हम देख लें 8 से क्या ये दोनों संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। अगर इसको 8 से काटेंगे 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, और ये भी देख लें क्या 8 से कट जाएगा, तो चेक करें 8 से कटता है कि नहीं कटता है। 8 एकम 8 8 और 6 8 अठाई 64, तो देख रहे हैं 8 से दोनों संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जा रही हैं, इसलिए इसका सही विकल्प बी है। और भी हम क्या करें, 280 का गुणनखंड निकाल लें और 144 का गुणनखंड निकाल लें। इसको हम 2 गुणे 5 गुणे 28 मिला, तो 7 चौक 28, 7 गुणे हम 2 लिख रहे हैं, गुणे 2 लिख रहे हैं। इस तरह से 144 को हम क्या ले सकते हैं, 12 गुणे 12, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देख लें इसमें ए हमारा कॉमन है, 2 हो गया, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 गुणे 2 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 8, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ हमारा गुणनखंड क्या है, 8 है, तो इसका सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि हमको निकालना क्या था, इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना था, इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना था, जो मासा आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपए प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, इसमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल है और प्रत्येक को 12% लाभ पर बेच दी, उसका कुल विक्रय मूल्य कितना है। तो हम पहले क्रय मूल्य निकाल लें। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक डिब्बे का दाम 100 रुपए है और उसने 10 डिब्बे खरीदा, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 रुपए हो गया। वह 12% लाभ पर बेच रहा है, इसलिए हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 112, यानी कि 100 में हम 12 जोड़ देंगे, 112 मिल जाएगा, और बटे 100 कर लेंगे। लाभ है तो जोड़ेंगे, हानि है तो घटाएंगे, 2 शून्य यहाँ कैंसिल कर दिए, 2 शून्य कितना आ गया, 1200 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि हमारा सी विकल्प सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्यों ने एक मेज 1350, ये 50 है, 50 रुपए में खरीदी और 1100 रुपए में बेची, तो उसका प्रतिशत हानि कितना है। यानी कि इसका सीपी कितना है, 1350 रुपए है, और एसपी सेलिंग प्राइस इसका है 1100 रुपए। हानि कितना हो रहा है, 1350 रुपए में से हम 1100 रुपए घटा दें, यानी कि 250 रुपए का हानि हो रहा है। प्रतिशत हानि निकालना है, तो हमारा प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, 250 बटे 1350 गुणे 100, यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, यहाँ 2500 बटे 135 आ गया। देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम 2 बार ले जाएंगे 13 दूना 26, यानी कि ज्यादा हो जाएगा 27 270 हो जाएगा, लेकिन एक ही बार जाएगा, तो एक बार जाने का मतलब एक बार यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दहाई का अंक 1 आ रहा है, बाकी सब में दहाई का अंक 2 है, यानी कि इसका सही विकल्प कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 18.51%। तो अगर कभी कभी विकल्प हमको इस तरह से मिल जाता तो हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आप 5 रुपए प्रति वस्तु की दर से
3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त में मिली। इस सौदे में कुल कितने % की छूट मिली? टोटल 3 वस्तु वह खरीद रहा, 3 वस्तु ले रहा है, 2 वस्तु लेने पर 1 वस्तु छूट मिल रही है, यानी कि 3 का जो क्रय मूल्य है वह 3 का विक्रय मूल्य 2 के क्रय मूल्य के बराबर है। एक उसको छूट मिल रहा है, तो छूट बटे ये 3 है, 3 गुणे कितना कर लेंगे 100%, ये हमारा क्या हो जाएगा कुल छूट हो जाएगा। छूट बराबर देख लेंगे यहाँ पर 100 बटे 3%, तो यहाँ पर 33.33% यहाँ पर छूट हो जाएगा, यानी कि इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें। 15वां क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा? तो हम जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 के बराबर होता है। हमको SI1 रेशियो SI2 निकालना है। यहाँ पर देख रहे हैं P और R दोनों के लिए बराबर है, हमको सिर्फ समय अलग अलग दिया गया है, तो यहाँ से मिल के आ जाएगा T1 रेस टू T2, बाकी 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो T1 हमारा 6 वर्ष है और T2 हमारा 12 वर्ष है, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1:2। इनका सही विकल्प कौन सा है? पहला विकल्प इसका सही है। चलिए देखिए 14वां क्वेश्चन दिया गया है कि P एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो वे उसी काम को जो है काम का कितना भाग पूरा करेंगे? 5 दिनों तक वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करें, कार्य क्षमता निकाल लें। और कार्य क्षमता होता क्या है? कार्य क्षमता जो होता है वह समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम P और Q की कार्य क्षमता निकाल लें। P और Q की कार्य क्षमता ये हमारा हो जाएगा P अनुपाते Q, ये बराबर हो जाएगा 1/10 अनुपाते 1/15। तो कि P एक काम को 10 दिन में कर रहा है, Q उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम हमारा हो जाएगा 15, 15 दूना 30, 30 से गुणा कर दें, 30 से गुणा कर दें तो 30/10 अनुपाते 30/15 सरल कर लेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3:2 के बराबर हो जाएगा। चलिए अगर हम दोनों की संयुक्त कार्य क्षमता निकालते हैं तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 गुणे यहाँ पर हम पहले डी निकाल लें कि वो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे, तो डी बराबर किसी एक की कार्य क्षमता ले लें और उसके द्वारा कितना समय लग रहा है काम को पूरा करने में उससे गुणा कर दें, तो 3 गुणे 10, यहाँ से हम डी निकाल लेंगे तो 3 गुणे 10/5 हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी कि 3 दूना 6, हमारा समय कितना आ गया 6 दिन आ गया। दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेंगे, यानी कि 6 दिन में एक काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1/6 भाग करेंगे, और 5 दिन में कितना काम करेंगे हम निकाल लेंगे 5/6 भाग आ जाएगा। तो इसका सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर ने 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज को 1200 रुपए उधार दिए। आर को 5 वर्ष के बाद कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि हमको मिश्र धन निकालना। और मिश्र धन होता क्या है? मिश्र धन हमारा होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। तो हम क्या करें, साधारण ब्याज निकाल लें, और साधारण ब्याज हमारा होता क्या है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा मूलधन दिया कितना है, मूलधन 1200 रुपये दिया गया है, 1200 और दर दिया गया है 13% वार्षिक, 1200 गुणे 13 और समय हमारा दिया गया है 5 वर्ष बटे 5 गुणे हम 100 कर लें, यहाँ से 2 शून्य कैंसिल कर लें, 12 25 60, 60 में हम 13 से गुणा कर लें, जितना आ जाएगा वही हमारा ब्याज हो जाएगा, 13 25 65, 13 6 78, 780 रुपया ब्याज हो गया। तो हमारा अमाउंट यानी कि मिश्र धन क्या हो जाएगा P + SI, P हमारा 1200 रुपये है,
1200 रुपए में SI जोड़ देंगे, 780 रुपए जोड़ देंगे, टोटल हमारा हो जाएगा 1980 रुपए, यानी कि इसका सी विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का मान कितना होगा। तो a स्क्वायर इसका जो है विस्तार करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा, और इसी में हमको 2ab जोड़ना है। तो 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, मिला क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका बी विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 का गुणनखंड करना है। तो हम सबसे पहले 42 को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं। ये देख रहे हैं इसका गुणांक 1 है, कि जोड़ने घटाने पर हमको प्लस 1 मिले, तो 7 गुणे 6, 7 छक 42 होता है। यहाँ पर देख रहे हैं हमको पॉजिटिव मिल रहा है, तो प्लस 7 कर रहे हैं, माइनस 6 कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल माइनस 42 मिलना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42। अब देख रहे हैं यहाँ पर x कॉमन हो गया, x प्लस 7 लिखे, माइनस 6 कॉमन हो गया, x प्लस 7 लिखे। यहाँ पर x प्लस 7 हम एक ब्रैकेट में अलग से देख रहे हैं, दोनों में x प्लस 7 कॉमन है, और यहाँ पर x माइनस 6 मिल गया। देख रहे हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 6, इसका सी विकल्प सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक वर्ड होना चाहिए था, समबाहुभुज की 9 भुजाएं। तो हम जानते हैं समबाहुभुज अगर है तो समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, फार्मूला याद करेंगे, ये हमारा होता है n-2 गुणे 180 अंश बटे n। n है क्या, n हमारा है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। देख रहे हैं यहाँ पर भुजाओं की संख्या हमको कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो 9 माइनस 2 गुणे 180 अंश बटे 9 कर लिए, 9 दूना 18, 20 मिल गया हमको, 7 गुणे 20 बराबर मिल गया हमको 140 अंश, यानी कि उसके प्रत्येक अंतः कोण का मान 140 अंश हो जाएगा। एक चीज हमको ध्यान रखना है, अगर बहिष्कोण कहता प्रत्येक बहिष्कोण का, तो कोई भी बहुभुज हो उसके बहिष्कोणों का जो योगफल होता है वह 360 अंश के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है, ये बहिष्कोणों का योगफल होता है, बहिष्कोणों का योग। कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो अष्टभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, तो बहिष्कोणों का योगफल 360 के बराबर होता है, चाहे त्रिभुज हो। ठीक है, तो बहिष्कोणों का योगफल फिक्स है 360 अंश, लेकिन आंतरिक कोणों के योगफल फिक्स नहीं होता है। आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है वह n-2 गुणे 180 अंश के बराबर होता है, ये योग है, ध्यान रखना है हमको। आंतरिक जो है कोणों का योगफल n-2 गुणे 180 अंश के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात। आयत दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो अगर हमको लंबाई मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है आयत का वह लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर। चौड़ाई दिया गया, लंबाई हमको ज्ञात करना है, तो आयत की लंबाई बराबर हो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल 168 क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। चौड़ाई यहाँ पर कितना दिया गया, 7 दिया गया, 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, 7 चौक 28, आ कितना गया 24 सेंटीमीटर। हमको विकर्ण निकालना है, तो ये 7 हो गया, ये 24 हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम ABCD जो है आयत का नाम दे दें, तो यहाँ ये 90 डिग्री है, तो ACD ये हमको एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा, और ये समकोण त्रिभुज मिल जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ कितना जाएगा 49 प्लस 576, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 625 आ जाएगा। 625 का वर्गमूल 25 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर। डी विकल्प इसका सही है। 22वां क्वेश्चन में दिया गया है कि 1, 2, 3, 10, 18, 17 और 19 का माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता क्या है? माध्य बराबर होता है अंकों का योगफल, अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। तो हम क्या करें, इन सभी को जोड़ लें। तो 1 धन 2 धन 10 धन 18 धन 3 धन 17 और धन 19 और बटे देख लें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, 7 से भाग कर लें। जोड़ लें यहाँ पर 17 में 3 जोड़ेंगे 20 मिल जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 मिल जाएगा और 19 में 1 जोड़ेंगे 20 मिल जाएगा। तो 20 20 40 40 20 60 और 10 70, 70 बटे 7 आ गया, 70 में 7 से भाग करेंगे आ जाएगा 10, यानी कि इसका सही विकल्प बी है।